तो जो डाउट्स तुम लोगों ने डीपीपी नंबर 3 में पूछे थे, अपन उस पर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, तो आगे कंटिन्यू करो। देखो कौन कौन से सवालों में डाउट है। 54th वाले सवाल में डाउट है, ठीक है। ये वाला सवाल अभी हो सकता है कि एज आ डाउट तुम लोगों को आ जाए, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे तुम लोगों को इसकी आदत हो जाएगी और याद भी रखना होगा इन छोटे छोटे फैक्ट्स को। जैसे SO2Cl2H आपको दिया है, ये बेसिकली किस काम में आता है? क्लोरीनेशन करने के काम में आता है। क्लोरीनेशन का मतलब ये बेसिकली हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन के बदले में ये क्या करेगा? क्लोरीन ऐड करेगा। अब हाइड्रोजन तो यहाँ बहुत सारे हैं। एक ये स्टार मार्क वाले हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ लगे हैं, एक ये हैशटैग वाले हाइड्रोजन जो बेंजीन रिंग के साथ लगे हुए हैं, है ना। और एक आप लोगों के ये वाले हाइड्रोजन, डबल टिक वाले हाइड्रोजन, ये जो दोनों तरफ, और एक मान लेते हैं आपके ये क्रॉस वाले हाइड्रोजन। यानी कि टोटल यहाँ पे 5 कैटेगरी के हाइड्रोजन हैं। अब बात आती है कि क्लोरीन इनमें से किस हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है। किसको हटाने का मतलब बेसिकली यहाँ पे काम होने वाला है। तो देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है, आप लोगों का वो हाइड्रोजन हटेगा जिसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या दिखेगा? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखेगी उसके हटने के बाद। फ्री रेडिकल बेसिकली हम लोग यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हम लोग उसमें अभी नहीं जाएंगे, ये तुम आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, अभी नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे स्टेबल आप लोगों का कौन सा वाला रहेगा? ये डबल टिक वाली पोजीशन रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? आप लोगों की डबल टिक वाली पोजीशन रहेगी। अच्छा, अगर डबल टिक वाली पोजीशन है यानी कि ये चीज़ कैसी हो जाएगी? यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है? CH3। वही पोजीशन पे आपने क्यों लिया, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना ये जो SO2Cl2 है इसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है, यानी कि ये बेसिकली उस हाइड्रोजन को हटाना पसंद करेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के हट जाने के बाद फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल रहे। और तुम्हें याद होगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी इस ऑर्डर को फॉलो करती है जो कि कार्बोकैटायन वाली करती थी। और कार्बोकैटायन कभी डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे तो स्टेबल होता नहीं था, तो जो हैशटैग वाले हाइड्रोजन है उनको तो हम लोग हटाएंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर में CH3 वाला हाइड्रोजन है उसको भी हम नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 डिग्री का है। तो बात आती है या तो आपको क्रॉस वाले हाइड्रोजन्स को हटाओगे या तो आप डबल टिक वाले हाइड्रोजन्स को हटाओगे। अब मैंने डबल टिक वालों को क्यों हटाया? क्योंकि वो जो फ्री रेडिकल बनेगा वो बेंजीन रिंग के कहाँ रहेगा? नियर बाय रहेगा। तो अगर वो बेंजीन रिंग के नियर बाय रहेगा तो आप ये कह सकते हो कि वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और उसको क्या मिल सकती है? स्टेबिलिटी मिल सकती हो, बराबर, इसी, ठीक है। अब तुम लेफ्ट वाला हटाओ कि राइट वाला हटाओ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सेकेंड स्टेप में लिख के दिया है जानकारी NBS के बारे में। NBS इज बेसिकली फुल फॉर्म इज एन ब्रोमोसुसिनामाइड। ये आप लोगों का ब्रोमिनेशन करवाता है, जैसे ऊपर वाला क्लोरीनेशन करवाता है ना, ये भी ब्रोमिनेशन करवाता है, ब्रोमीन ऐड करवाता है। ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है और उसके बदले में किसको ऐड करवाता है? ब्रोमीन को। लेकिन इसकी एक बहुत ही खास मतलब कहते हैं बात है, वो ये कि एडिशन जो ये करवाता है ये कौन सी पोजीशन पे करवाता है? एलाइलिक पोजीशन पे। एलाइलिक पोजीशन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट टू होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो ऐसा हाइड्रोजन जो sp3 भी होना चाहिए और वो डबल बॉन्ड के क्या होना चाहिए? नियर बाय भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो देखो आप लोगों का ये कार्बन है, इसके पास भी हो सकती है ये पर्टिकुलर रिएक्शन, हाँ बिल्कुल। और एक आप लोगों के पास ये ऊपर वाला भी है, यहाँ पे भी हो सकती है ये रिएक्शन। बट ये रिएक्शन हमेशा किसको प्रेफर करेगी? जहाँ कम हिंड्रेंस होती है, इसीलिए ऊपर। तो यानी कि सेकेंड स्टेप में जो आप लोगों का B बनेगा वो क्या बनेगा कि देखो ये जो एक CH3 है इसका हो जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का Br। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या डाल रहे हो? KSH को KOH के जैसे ही ट्रीट करो, बराबर, कुछ अलग नहीं है वो।
अब आपको यहाँ ये नहीं बोला है कि आप एक्सेस क्वांटिटी में KSH डालोगे, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा नहीं लिखा है। तो आपको ये मान के चलना है कि आपके पास सिर्फ एक ही मोल है KSH का। अब वो KSH में जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल कौन है इस क्वेश्चन में? आप लोगों का SH निगेटिव। अब ये SH निगेटिव या तो इस Br को हटाएगा या तो इस Cl को हटाएगा। अब वो देखेगा कि कौन बेटर लिविंग ग्रुप है। तो जैसा कि तुम जानते हो कि आप लोगों का ब्रोमीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो बताओ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाना है? अच्छा, एक मिनट, मैंने आई थिंक गलत जगह पे क्लोरीन लगा दिया। ये तो डिग्री यार, इससे तो ज़्यादा बेटर ये है ना, ये 3 डिग्री भी और डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे Cl आएगा। बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? Br, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? Br जाएगा और उसके बदले में क्या आ जाएगा? SH। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का? B, 54 का B। अब कहाँ है 54 और चेक करो उसका B क्या है? 54 और ये देखो उसका B। ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन 75 श्रेयन का डाउट था। उसमें ये बोल रहा है कि जो नीचे इतना बड़ा सा ग्रुप दिया है, इस ग्रुप का क्या काम है? देखो, उस ग्रुप का कोई काम नहीं है, वो आपको सिर्फ बताना चाह रहा है कि ONS का मीनिंग बेसिकली ये होता है, यानी कि GK फैक्ट कि ये ONS है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोगों का लिविंग ग्रुप कौन है? ONS है। तो लिविंग ग्रुप की पोजीशन देखो चेंज नहीं हो रही, लिविंग ग्रुप की पोजीशन तीनों ही सबस्ट्रेट में सेम है। अच्छा, इसमें क्या आप रिएजेंट चेंज कर रहे हो? नहीं, आप यहाँ पे रिएजेंट भी आपने फिक्स कर दिया है, पानी तीनों के लिए रिएजेंट भी सेम है। तो आपने सबस्ट्रेट में कोई चेंज नहीं किया, रिएजेंट में चेंज नहीं किया, बट सबस्ट्रेट में देखना थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड विद CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड विद दो CH3 है। तो इसका क्या रोल है? तुम्हें याद होगा कि अगर किसी भी लिविंग ग्रुप के पास कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है, तो जो कि डबल बॉन्ड किसके जैसे एक्ट करता है? एक NGP के जैसे एक्ट करता है ना। और जितने ज़्यादा NGP होंगे, बराबर जितने ज़्यादा NGP होंगे, आप लोगों के उस लिविंग ग्रुप के निकलने की जो रेट है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और लिविंग ग्रुप जितने ज़्यादा या जितने जल्दी निकलेगा, रिएक्शन की रेट उतनी अच्छे से बढ़ेगी। तो पहले केस में देखो एक डबल बॉन्ड है, तीनों केसेस में एक ही डबल बॉन्ड है, बट जो थर्ड वाला केस है उसमें डबल बॉन्ड के आजू बाजू CH3 लगे हैं। अब तुम तो जानते हो कि ये जो CH3 है ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला काम करेंगे और बेसिकली इस डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और डबल बॉन्ड देखो पहले से भी रिच था, अगर वो CH3 नहीं होते तो भी वो एक NGP के जैसे बिहेव करता, बट आजू बाजू में CH3 के आने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस और बढ़ गई, यानी कि वो एक ज़्यादा बेटर NGP है। तो देयरफॉर इन सभी केसेस में अगर मैं अरेंज करूं तो सबसे बेटर 3 होगा, उससे कम 2 और सबसे कम 1। सो करेक्ट ऑर्डर वुड बी C। तो 75 का जो सही आंसर आएगा वो रहेगा C। ठीक है। अच्छा, और कौन सा डाउट है? देखो ये क्वेश्चन जो आपने, एक मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ लगता है गड़बड़ा। हाँ ठीक है, ये जो क्वेश्चन तुमने पूछा है बेसिकली एक डाउट पूछने लायक सवाल नहीं था, ये आपको आना चाहिए था 74। याद रखना, कभी भी OH वाला ग्रुप या फिर लेट से आपके हेलोजन वाले ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो आप नॉर्मल कंडीशंस में तो यार उनमें सब्स्टिट्यूशन करा ही नहीं सकते। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में आप उनमें सब्स्टिट्यूशन करा ही नहीं सकते। उनमें सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होगी, जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं नहीं दी है। अच्छा, यहाँ पे मैडम हीट का क्या रोल है और HBr का क्या रोल है? जैसे कि तुम जानते हो HBr के अंदर से H+ निकलेगा, वो इसको प्रोटोनेट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O पॉजिटिव में, फिर ये लिविंग ग्रुप बनकर निकलेगा, CH2 के ऊपर एक कार्बोकैटायन बनेगा, फिर Br नेगेटिव बेसिकली वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? OH निकलेगा और Br आएगा, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, कई लोगों का डाउट होता है कि मैम आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं मान लेते वहाँ से OH निकालती तो मेरा कार्बोकैटायन तुम्हें नहीं लगता इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जनरेट होता? ये इस तरीके से है ना, ये ऐसे जनरेट होता। और कितनी बार तुमको बताए हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, इसीलिए बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली OH है या डायरेक्टली कोई हेलोजन जुड़ा है तो उसका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो A में क्या होगा? ये वाला OH निकलेगा, क्योंकि इसके निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है
वो कार्बोकेटायन कौन सा वाला कार्बोकेटायन है आप लोगों का, कुछ इस प्रकार का, CH2 पॉजिटिव वाले प्रकार का। डन। और अगर ये CH2 वाले प्रकार का है, इसका मतलब ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो जो स्टेबल है उसके साथ रिएक्शन होगी ना, तो कुछ भी हो जाए आप लोगों का ये वाला ऑप्शन तो सही रहेगा, ए यही होगा। इस क्वेश्चन में उसने ये वाले OH को वैसे ही रखा है और यहाँ पे इसने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ये तो गलत है, इसीलिए मैंने डी ऑप्शन को क्रॉस किया। डन। अब सारा गेम देखो, ABC में अगर डिसाइड करना है तो वो किसका खेल है, आप लोगों के बी वाले का। अब देखिए इस बारे में बातचीत हम करते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक बेंजीन रिंग दिख रही है विद OCH3 दिख रहा है, इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो तुम्हें ये लगता है ये ईथर है जिसका एक स्पेसिफिक नाम होता है एनिसोल। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अभी एक्सप्लेन करके नहीं दूंगी, क्योंकि अपनी नोट्स कॉपी खोलना जहाँ पे हम लोगों ने ये बातचीत की ना, ईथर्स शोइंग एसएन रिएक्शन, उस नोट्स कॉपी को खोलना, वहाँ पे तुमको ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मिलेगा। और अगर तुम्हें ये पर्टिकुलर, वहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वहाँ पे मैंने लिखा है आप HI डाल रहे हो, तो HI डालने के बाद वहाँ प्रोडक्ट पता है क्या बन रहा है आपका, PH OH और CH3I, ये बन रहा है प्रोडक्ट। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी, ये वाला OH वैसे का वैसी जो मैंने अभी डिस्कशन किया, ये वाले O के पास आ जाना है, बोलो H, इसके पास आ जाना है I, तो यानी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। तो ए ऑप्शन तो देखो पहले से ही सही था, बी ऑप्शन बन जाएगा ये। सो 74 का करेक्ट आंसर है बी। मैम वही क्यों बना, इसके लिए मैं अगेन कह दूं, नोट्स कॉपी खोलो, देखो 74 का बी। नोट्स कॉपी में तुमने ठीक से रिविजन नहीं किया है या फिर भूल गए हो, इसी का ये नतीजा है। ठीक है, अगर नोट्स कॉपी ठीक से रिवाइज करोगे तो तुमको याद आएगा कि ये मैंने एनिसोल का एग्जाम्पल लेकर ये चीज़ सिखाई थी। फिर इवन इसको ऐसे भी सिखाया था तुमको कि अगर आप इसी क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ HI डालने की कोशिश करते हो तो यूजुअली क्या होता है, जहाँ भी OH दिखता है हम उसको हटा के I बना देते हैं। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो यहाँ पे OH हटकर I में कन्वर्ट नहीं होगा, ये भी वहाँ बताए थे। सो देयरफॉर नोट्स कॉपी को काइंडली रिवाइज करिए। ये आपको पर्टिकुलर टॉपिक याद नहीं था, इसीलिए इसी के जैसा ऊपर वाला भी एक सवाल है जो तुमने मेरे से डाउट में पूछा, वो भी तुम्हारे दिमाग में आया। ये देखो, ये नोट्स कॉपी का सवाल है, ये नोट्स कॉपी का सवाल है, एसएन शोइंग ईथर, ईथर शोइंग एसएन, ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन खोलो, चेक करो। ये देखो कौन है, एनिसोल है, ये देखो बेंजीन रिंग विद OCH3 इज नोन एज एनिसोल। इसमें एक्सेस ऑफ HI डाल रहे हो, आप सिर्फ एक HI डालो, तो एक HI डालने से प्रोडक्ट क्या बनता है, एक HI डालने से प्रोडक्ट बनता है ये। लेकिन जब हम एक्सेस ऑफ HI डालते हैं ना, तो होता क्या है कि जनरली जितने भी OH होते हैं वो हट जाते हैं और उनके बदले में I आ जाता है। तो एक स्टूडेंट को लगता है कि अच्छा मैडम यहाँ पर भी फिर यही वाला गेम खेलिए, आप OH को हटाइए, I लगा दीजिए। तो देखो इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं कि ए ऑप्शन सही होगा। बट मैं तुम्हें बता दूं, अभी अभी मैंने सिखाया कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH हो या फिर कोई हेलोजन हो तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो 68 का ए आंसर तो हो नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, जिस इंसान को ये पता है वो तुरंत मार्क करेगा कि इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है, सी। और ये मार्क करने वाले तो महान प्राणी है, पता नहीं उनके नज़र में CH3 CH2 कहाँ से आया, तो डी ऑप्शन भी आपको पहले ही मार्क करते आना चाहिए। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? तो कंफ्यूजन अगर होगी तो A, B और C के बीच में होगी, राइट? अच्छा, ये कई लोग ऐसे रट्टा मारते हैं कि देखते हैं एक्सेस ऑफ HI दिखेगा तो सब कुछ I में कन्वर्ट कर देना, बट पहले डायरेक्ट I में कन्वर्ट नहीं करो, पहले उसको नॉर्मल जिस तरीके से अगर 1 मोल के लिए लिखते वैसे लिखो और उसके बाद देखो कि वो I में कन्वर्ट कर पा भी रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये नोट्स कॉपी रिवाइज करो, थोड़ी सी इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिवाइज करके रखना। डन, ठीक। तो 68 वाला भी जो डाउट था वो क्लियर हो गया। 67 वाला जो डाउट है, इसी के जैसा एक सवाल हम लोगों ने लास्ट DPP में भी डिस्कस किया। देखो OTS आप लोगों का एक लीविंग ग्रुप है और बेंजीन रिंग के पास क्योंकि डबल बॉन्ड है तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, यानी कि ये सवाल आप लोगों के NGP का है। अपनी नोट्स कॉपी देखना, OTS के बदले मैंने यही सेम सवाल ब्रोमीन लेके करवाया है, ठीक है? इससे ये समझ में आता है कि नोट्स कॉपी को रिवाइज करने की अति आवश्यकता है। थोड़ा नोट्स कॉपी को ना सीरियसली रिवाइज किया करो। बताओ क्या होगा,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे किस काम के लिए, इस पर्टिकुलर OTS को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। OTS यहाँ से भाग जाएगा बराबर, मतलब बेसिकली ऐसा होगा, 2 मिनट रुको, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये बाहर भाग जाएगा। यानी कि ये सिचुएशन आप लोगों को कैसी दिखेगी कि ये आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पे देखो इसका डबल बॉन्ड ऐसे का वैसी, ये आपका CH2, ये CH2 स्टार, और OTS तो चला गया, बट इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में क्या बन गया, एक आपका बॉन्ड बन गया, एक रिंग बन गई। अब यहाँ पे आपने लिया है ACONA, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, ACO नेगेटिव। अब इस न्यूक्लियोफाइल के पास देखो दोनों ऑप्शन होते हैं, जिससे आपका वो डबल बॉन्ड कनेक्ट हुआ है, यानी कि पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, ये इन दोनों में किसी पे भी अटैक कर सकता है, मतलब किसी को भी बोल सकता है कि बॉन्ड बना लो। मान लेते हैं उसने पोजीशन नंबर 1 को कहा, यानी कि स्टार वाली पोजीशन को कहा कि स्टार वाली पोजीशन, चलो तुम एक काम करो, ये नीचे से यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो और आके मेरे साथ बॉन्ड बना लो। तो वह स्टार वाली पोजीशन बोलेगी ठीक है, क्योंकि स्टार वाली पोजीशन को तो इस बात से मतलब है ना कि उसका बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किसके साथ बन रहा है उसको इस बात से मतलब नहीं है। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, वापस कर देगी उसको, और उसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पोजीशन नंबर 2 पर अटैक हो। अगर अटैक पोजीशन नंबर 2 पे हुआ तो पोजीशन नंबर 2 क्या करेगी, जिसके साथ वो पहले से जुड़ी हुई है उसके साथ वो अपना बॉन्ड तोड़ देगी। किसके साथ, स्टार वाले के साथ तोड़ेगी कि रिंग वाले के साथ तोड़ेगी, रिंग वाले के साथ तोड़ेगी। जो NGP होता है ना उसके साथ बॉन्ड टूटता है, यानी कि यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, वहां से तो बॉन्ड टूट गया, लेकिन क्या ये वाला बॉन्ड टूटा जो CH2 स्टार के साथ है, नहीं वो नहीं टूटा। क्या CH2 स्टार का CH2 के साथ बॉन्ड टूटा, नहीं वो भी नहीं टूटा। लेकिन हाँ, अब इस वाले CH2 ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, OAC के साथ बॉन्ड बना लिया, और उसकी एरोमेटिसिटी वापस से क्या हो गई, रीगेन हो गई, खत्म। अब देखो एक प्रोडक्ट बना CH2 स्टार OAC, CH2 स्टार OAC, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बना CH2 स्टार CH2 और OAC, यानी कि CH2 स्टार CH2 और AC, मतलब A भी बन रहा है और B भी बन रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, D, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बोथ A एंड B, ठीक है। तो इसके लिए एक बार NGP के नोट्स आप रिवाइज करिए, उसका रिवीजन होना आवश्यक है। नेक्स्ट डाउट है 72 शुड नॉट बी योर डाउट। SN2 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, अगर आपका लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अगर वो कार्बन आपका कायरल है, तो यहाँ पे इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनता है। बताओ क्या होगी कहानी। इन्वर्जन मतलब लीविंग ग्रुप अभी आपको कहाँ दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है Br, उसके बदले में कौन आने वाला है, OH, तो वो OH ऐसे नीचे की तरफ आएगा और H जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। सो ये इन्वर्जन हुआ। सो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर रहेगा, और A ही पूछ रहा है वो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा B, क्योंकि इसमें इन्वर्जन हुआ है और A वाले में कोई इन्वर्जन नहीं हुआ है। तो 72 का B, देखो ये देखो 72 का B, ठीक है। अच्छा, तो ये डाउट पूछने लायक नहीं था, ये आपको खुद बनना चाहिए था। इसमें आई जस्ट डोंट नो कि क्या पूछा पाछी थी तुम्हारी। 66 भी इवन पूछने लायक डाउट नहीं है। बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा अल्काइल हैलाइड आप लेंगे ताकि SN1 और SN2, चाहे आप किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू जाएं, सेम प्रोडक्ट मिलना चाहिए। देखो SN1 या SN2 के वाया हमको सेम प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलता, क्या रीज़न है सेम प्रोडक्ट नहीं मिलने का। तो इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाता है और SN2 में कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं हो पाता है। तो इस लिहाज से जरा मुझे बताइए, अगर इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैं Cl को हटा देती हूँ, तो Cl के हट जाने के बाद कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। अगर SN1 के थ्रू जाओगे तो पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, ऊपर जा सकता है, और अगर SN2 के वाया जाओगे तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो देख लो यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो गया। रीअरेंजमेंट क्योंकि पॉसिबल है तो SN1 रीअरेंज वाला प्रोडक्ट देगा और SN2 विदाउट रीअरेंज वाला। तो यानी कि इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का SN1 और SN2 में 2 अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, यानी कि 2 तो भैया मेरा ऑप्शन किसी भी लिहाज से नहीं हो सकता। मुझे एक ऐसा सबस्ट्रेट ढूंढना है जिसमें कार्बोकेटाइन बनने के बावजूद वो रीअरेंज ना हो, ठीक है। तो अब 2 जिन जिन ऑप्शंस में आ रहा है उनको काट दो। तो 2 भैया एक ही ऑप्शन में आ रहा था, उसको मैंने काट दिया। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करो।
तो देखो यहाँ पे अगर ये Br चला गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, बाजू वाला कितने डिग्री का 1, ये वाला कितना डिग्री का 2, तो 1 डिग्री, अच्छा वो खुद कितने डिग्री का है कार्बोकेटाइन 2, तो 2 डिग्री से 1 डिग्री तो जाएगा नहीं, और 2 डिग्री से वो खुद को और 2 डिग्री तो वो भेजेगा नहीं, तो यानी कि फर्स्ट में भी कार्बोकेटाइन की कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही। हाँ, एक स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि मैम बाजू वाला 3 डिग्री का है, बट भाई 2 डिग्री 3 डिग्री में कूद के नहीं जा सकता, ठीक है। अपना जो सब्स्टिट्यूशन मतलब जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है 1,2, 1,2 मतलब आजू बाजू में रीअरेंजमेंट हो सकता है, ऐसा कूदा कादी करके एक एक छोड़ कर नहीं कि मैडम पहले 2 में ले आते फिर 2 से 3 में ले जाते हैं। भैया 2 में आएगा ही क्यों, 2 वो पहले से 2 डिग्री है और बाद में भी 2 डिग्री हो रहा है, तो यानी कि 1 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले में से भी Cl निकाल दूं तो यहाँ बताओ क्या रीअरेंजमेंट है, तो 1 और 3 दोनों में ही रीअरेंजमेंट नहीं है। फोर्थ वाले में बात करें तो ये भी 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, और जो इससे नीचे जुड़ा होगा वो 2 डिग्री का होगा, इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये तीनों ही ऑप्शन रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे केस में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी, ठीक है। यानी कि इन दोनों में ही आप चाहे SN1 के वाई आ जाइए चाहे आप SN2 के वाई आ जाइए, प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा। सो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा देखो वो कितना है 66, ये रहा डी आंसर, ठीक है। तो ये भी पूछने लायक सवाल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये तुमने पूछा है, देखो 64, एक स्टूडेंट जिसने नोट्स कॉपी की थ्योरी पढ़ी है ना वो उसको 30 सेकेंड्स के अंदर बना सकता है। रीजन, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता था, या तो वो आपको उसे प्रोडक्ट मांगता तो एक तरीके की दिक्कत होती है कि मैडम R और S में कंफ्यूजन होता है, पर यहाँ तो प्रोडक्ट मांगा ही नहीं है, यहाँ तो कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। फिर कैसे करेंगे इसको, बातचीत करते हैं। देखो SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका कैसा बनता है, रैशमिक मिक्सचर बनता है। मतलब एक प्रोडक्ट आपका रिटेंशन वाला भी बनता है और एक प्रोडक्ट आपके इन्वर्जन वाला भी बनता है। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग, अगर आपका सबस्ट्रेट S वाला है, अगर आपके सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन S है, तो प्रोडक्ट में आपको रिटेंशन वाला अगर प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको रिटेंशन वाला प्रोडक्ट चाहिए तो वो S होगा और इन्वर्जन में वो R हो जाएगा। और अगर आपका सबस्ट्रेट पहले से R है तो रिटेंशन में वो R ही रहेगा लेकिन इन्वर्जन में S हो जाएगा, बट मिलेंगे तो आपको 2 प्रोडक्ट, ये बात तो हम कंफर्म है। तो C और D ऑप्शन को तो तुम्हें वैसे ही काट देना चाहिए था कि मैम C और D नहीं मिल सकता, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये दोनों प्रोडक्ट मुझे इक्वल क्वांटिटी में मिलते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। हमेशा इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी अटैक होता है उस अटैक में भले ही आपका Br निगेटिव वहाँ पे मौजूद है ना, तो एक न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप इनके बीच में क्या होने लगता है, रिपल्शन। इन्वर्जन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मतलब इन्वर्जन हमेशा ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ऐसे में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गलत हो गया क्योंकि वहाँ वो बोल रहा है कि इक्वल मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि इस चीज़ का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड। बट सेकंड वाले ऑप्शन में भी देखो गलती है, आपने पहले R लिया है तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो देखो R वाला मिल रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है, और ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है, इन्वर्जन वाला। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि रिटेंशन इज टू इन्वर्जन का रेशियो 1.5:1 होगा, बट नहीं, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था 1:1.5, ठीक है। बट सिंस बाकी ऑप्शन तो सीधा सीधा कट रहे थे, उसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बट इसमें देखो सॉल्व करने की आपको ढेला भर की ज़रूरत नहीं पड़ी, फटाक से ये क्वेश्चन हो गया। इसीलिए थ्योरी जो हम पढ़ते हैं आपको पता होनी चाहिए कि वो थ्योरी किस अलग अलग फॉर्मेट में आपको पूछी जा सकती है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। ये पूछा जा सकता है, आपने NaOH लिया है भाई, ठीक है, आप MEBr ले रहे हो, ओके। अब देखो NaOH 2 रोल प्ले कर सकता है। पहला रोल क्या प्ले करेगा, या तो वो सब्स्टिट्यूशन कर ले। अब OH को ही सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब कैसी बातचीत कर रहे हो, OH क्या OH को ही सब्स्टिट्यूट कर देगा क्या, बिल्कुल नहीं ना। OH को तो सब्स्टिट्यूट करेगा नहीं, कतई नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा काम क्या हो सकता है कि NaOH के अंदर में जो OH निगेटिव है, NaOH के अंदर में जो OH निगेटिव है वो किसके जैसे बिहेव करे,
वो बिहेव करे एज अ व्हाट, एज अ बेस। अगर ये एज अ बेस बिहेव करेगा तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन आपको कहाँ दिख रहा है, एक आप लोगों के जितनी भी बेंजीन रिंग है उनमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, खैर वो तो एसिडिक हाइड्रोजन होते नहीं है, एक इसमें लगे हुए हैं। जब तुमने डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन को एसिडिक में नहीं गिना तो क्या तुम सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन को एसिडिक गिनोगे, कतई नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। द ओनली एसिडिक हाइड्रोजन इज दिस, ठीक है, द ओनली एसिडिक हाइड्रोजन इज दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों का H चला जाएगा और वहां पे जाने के बाद बताओ क्या क्रिएट होगा, आप लोगों का O निगेटिव और ये बाजू वाली रिंग बना लेना। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप MEBr ला रहे हो, यानी कि मैं कह सकती हूँ आप CH3 पॉजिटिव और Br निगेटिव ला रहे हो। अब ये निगेटिव को तो मंगवाएगा नहीं कि आ जा निगेटिव मेरे पास आ जा, ये एक पॉजिटिव को मंगवाएगा, यानी कि बेसिकली यहाँ पे OCH3 लगेगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका A। सो 63 का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है आपका A। देख लेते हैं दिया है कि नहीं दिया है, एक मिनट। 63 का देखो A, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो तुमने पूछा है वो ये है, इसमें भी देखो NGP का कंसेप्ट लगेगा। क्यों मैडम NGP का कंसेप्ट लगेगा, देखो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाए, दूसरा यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाए और एलिमिनेशन वाला वो ऑलरेडी दे चुका है, तीसरा यहाँ पे NGP हो जाए। एलिमिनेशन भगा दो क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, वो आप लोगों को ऑलरेडी उसने क्या किया है, दिया हुआ है। तो NGP और सब्स्टिट्यूशन दोनों में से आप किसी एक ऑप्शन को चूज करिए। अब देखो सब्स्टिट्यूशन और NGP बेसिकली एक ही चीज है, बराबर वो एक ही चीज है, बट NGP उसको सपोर्ट करता है सब्स्टिट्यूशन को। तो इस क्वेश्चन में देखो S आप लोगों का रिच है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कार्बन को सपोर्ट करेगा। अच्छा सॉरी, मैंने गलत जगह ड्रॉ कर दिया, जो लिविंग ग्रुप से अटैच है इस पर्टिकुलर कार्बन को सपोर्ट करेगा और Cl को बाहर भगाएगा। यानी कि ये कहानी कुछ इस तरीके की होगी, Cl तो चला गया, आपका जो SH है उस SH का जो S है वो बेसिकली इस कार्बन के साथ क्या बना चुका है, बॉन्ड बना चुका है। अब थोड़ी सी ना अपनी नोट्स कॉपी को रिवाइज करो, तुम ना NGP में तुम लोग कच्चे हो, ठीक है, NGP में तुम लोग कच्चे हो। तुम्हें याद होगा कि जब मैंने NGP का कॉपी में क्वेश्चन करवाया था तो उसमें बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ईथर रहा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका अगर एक सल्फर रहा तो ऐसे केस में क्या होगा, आप लोगों का जो रिंग बन जाती है, हम लोग क्या करते हैं NGP के अटैक करने के बाद न्यूक्लियोफाइल को उन कार्बन्स पे अटैक करवाते हैं ना, कि आओ न्यूक्लियोफाइल उन कार्बन पे अटैक करो और जाओ जाके प्रोडक्ट बनाओ। तो जब बीच में ऑक्सीजन हो या जब सल्फर हो डोनेटिंग वाले, तो उस केस में आप लोगों का अटैक नहीं होता है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है एक बहुत ही स्टेबल साइक्लिक ईथर बनता है, यहाँ पे साइक्लिक थायो ईथर बन रहा है। तो डी ऑप्शन तो पता नहीं कौन गधा मार्क करेगा, बराबर, तो डी तो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, या तो कंफ्यूजन होगी तो इन तीनों में होगी, लेकिन यहाँ पे NGP है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। मैं अगेन कह रही हूँ नोट्स कॉपी को रिवाइज करो, इस टाइप का एक क्वेश्चन नोट्स कॉपी में है। अच्छा, और कोई डाउट पूछा है क्या, हाँ 58 पूछा है, देखो तुमने डाउट में इस वाली चीज को हम लोगों ने GOC में डिस्कस किया है। मैंने वहाँ पे बताया है कि ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट समय समय पर रंग बदलता रहता है गिरगिट के जैसा, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ अमाइन, यानी कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो कभी भी आपके पास उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के ऊपर रहता ही नहीं है, कभी इस तरीके से ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर या कभी नीचे, राइट। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि मेरे पास ये 3 लोग हैं, ये तीनों कौन है, ये तीनों के तीनों मेरे न्यूक्लियोफाइल है, ये तीनों के तीनों कौन है, मेरे रिएजेंट है, और सबस्ट्रेट कौन है, मिथाइल आयोडाइड। तो इनमें से कौन सा रिएजेंट मिथाइल आयोडाइड के साथ ज्यादा अच्छी रिएक्शन देगा, बराबर, तो मिथाइल आयोडाइड के साथ वही न्यूक्लियोफाइल बेटर रिएक्शन देगा ना जो
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि CH3I एक 1 डिग्री है। 1 डिग्री यानी कि SN2 को कैसे न्यूक्लियोफाइल चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। किस काम के लिए? इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। किस काम के लिए? आप लोगों के किस काम के लिए? डोनेशन के लिए। तो पहले वाले केस में तो क्योंकि कंप्लीटली हमेशा इन्वर्जन ही होता रहता है, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन कभी रहते नहीं है डोनेशन के लिए। और क्योंकि अब बाजू के स्ट्रक्चर्स में, मतलब इस स्ट्रक्चर में आपने क्या कर दिया है? इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने रिंग बना दिए, तो रिंग में इन्वर्जन नहीं होता। तो यानी कि बाजू के दोनों केस में इन्वर्जन क्या हो चुका है? रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है। लेकिन फर्स्ट वाले केस में तो इन्वर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। और जो नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है वो दूसरे के लिए एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ से काम करेगा? कभी नहीं करेगा। यानी कि सबसे घटिया जो यहाँ पे हो सकता है वो होगा A। और अगर A सबसे घटिया है तो ऐसे केस में आप लोगों की रेट A के लिए सबसे पुअर होगी। और स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट दो, क्योंकि वहाँ पे A को सबसे ज़्यादा बोला है। इसका करेक्ट आंसर होगा C, क्योंकि A वहाँ पे लास्ट में है। बट मैडम आपने इन दोनों में से आपने क्वेश्चन वाले ने B को ज़्यादा कहा और C को कम, ऐसा क्यों? आप खुद ही सोचिए। देखिए यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है तो 1 लोन पेयर, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 2 लोन पेयर, बल्कि ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मैडम ये तो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, है ना? तो नहीं भाई, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इट डजंट मीन्स कि वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्यों ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल होगा? वहाँ पे 2 लोन पेयर है। वो लोन पेयर क्या कर रहे हैं? उसको इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है उन लोन पेयर के बीच में। इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बावजूद भी रिपल्शन है, ठीक है। और उस रिपल्शन की वजह से ये आप लोगों का थोड़ा कम डोनेटिंग नेचर का होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी के बाद सी के बाद ए। तो खैर ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता GOC की नॉलेज के आधार पर ही। तो अगली बार थोड़ी और कोशिश करना, अगर स्टिल इसमें कोई डाउट्स रह गए तो मुझे बताना फिर।